कमरे की खिड़की के पट जोर से बज रहे थे। हवा के झोंकों में रात की नमी और प्रिया के गुस्से की तपिश घुल गई थी। वो बार बार कमरे में चक्कर काट रही थी। कदमों की चाप फर्श पर ऐसे पड़ रही थी जैसे अंदर का तूफान बाहर निकलने को बेताब हो। बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू और गुस्से का इम्तिजाज। चेहरा किसी जंग के बाद के मैदान जैसा था। इसका बस नहीं चल रहा था बाहर जाकर सबको जलील करके अपने घर से भेज दे, तमाम दरवाजे बंद कर ले, लेकिन वो मजबूर थी। माँ बाप की तरबियत और अपनी मोहब्बत की जंजीर के आगे। चंद लम्हे बाद दरवाजा चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। जुलेखा बेगम आहिस्तगी से अंदर आई, मगर अभी लब खोलने ही वाली थी कि फरीहा धार उठी। मैंने मना किया था ना अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी मेजर बुरहान से। फिर भी आपने इनके घर वालों को हाँ कर दी। किस हैसियत से आप लोगों ने हाँ बोली है? आप लोग क्या गुमान करते हैं मैं कोई खिलौना हूँ जिसका रुख आप जहां मोड़ना चाहेंगे मोड़ देंगे? मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं एक ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जिसके साथ मेरा मुस्तकबिल महफूज नहीं है। पहली बात, इनके घर वाले हमारे घर पहुंचे कैसे? और अगर आ गए थे तो इतनी इज्जत देने की जरूरत क्या थी जब मैं मना कर चुकी थी कि हम वहां रिश्ता नहीं करेंगे? जुलेखा बेगम चंद लम्हे चुप खड़ी रहीं, फिर धीरे से बोली, ये कैसा गुस्सा है फरीहा? कल तक तो तुम इसी के लिए रो रही थी, इसी के नाम के वजीफे कर रही थी। अब अचानक क्या हो गया है? तुम अपने होश में नहीं हो। तुम्हारी बचपन की आदत है, जो चीज़ तुम्हें प्लेट में सजा कर दी जाती है तुम हमेशा उसे ठुकरा देती हो, और जब वो प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है तो फिर इसके टूटने पर आंसू बहाती हो। लेकिन इस बार मैं तुम्हें रोने नहीं दे सकती। मैं तुम्हारी फितरत से बखूबी वाकिफ हो चुकी हूँ। मेजर बुरहान एक बाशऊर मर्द है जिसके साथ तुम्हारा मुस्तकबिल में महफूज है, और अब तुम खुद से फजूल बातें सोचकर अपनी जिंदगी को दांव पर मत लगाओ। फरीहा ने मुड़कर देखा, आंखों से आंसू बह निकले, मगर आवाज अब भी तेज थी। जैसा आप कह रही हैं सब कुछ बेफजूल है। नहीं करती मैं इससे कोई मोहब्बत, और ना ही मेरी फितरत ऐसी है। हाँ, पहले करती थी अम्मी, लेकिन अब नहीं करती। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा ना हो। आज यहाँ, कल मैदानी जंग में। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं क्यों अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के हवाले करूं जो हर रोज मौत के इम्कान से जुड़ा हो? मैं अपनी जिंदगी को धोखे में नहीं रख सकती। मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूँ। जुलेखा बेगम ने गहरी सांस ली, कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हें मालूम है ये बातें कमजोर लोगों की होती हैं। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। अगर नसीब में बिछड़ना लिखा है तो चाहे वो आम आदमी हो या फौजी, अंजाम वही होगा। तुम्हारे डर से क्या दुनिया रुक जाएगी? अम्मी, ये फलसफे के वक्त नहीं है। फरीहा के लहजे में कपकपाहट थी। मैं कोई किताबी बात नहीं कर रही, मैं हकीकत से डर रही हूँ। मैंने देखा है खबरों में, तस्वीरों में, कितनी बेवाएं, कितने बच्चे यतीम हो जाते हैं। मैं उनमें शामिल नहीं होना चाहती। मैं अपनी जिंदगी को मौत के साए के नीचे शुरू नहीं कर सकती। जुलेखा बेगम की आंखों में एक लम्हे को दुख सा उभरा, मगर अगले ही पल चेहरा सख्त हो गया। ये मोहब्बत है या बुज़दिली? तुम्हें इस जज्बे पर शर्म आनी चाहिए। वो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है और तुम इसके जीते जी इसका साथ छोड़ रही हो, सिर्फ इस डर से कि वो शहीद हो सकता है। क्या तुम्हें मालूम नहीं, खुदा इनको भी ले लेता है जिसका भरोसा ना हो। फिर तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्या पता तुम ही इससे पहले दुनिया से रुखसत हो जाओ। बेशक मेरा दिल गिलफास कहते हुए कांप रहा है, लेकिन हकीकत का आईना दिखाना माँ बाप का फर्ज होता है। फरीहा ने होंठ काटते हुए रुख मोड़ा, खिड़की के करीब जा खड़ी हुई। बाहर अंधेरा था, मगर इसकी आंखों के अंदर के अंधेरे इससे गहरे थे। अम्मी, अगर वो मर गया, अगर एक दिन सुबह उठकर खबर मिली कि वो शहीद हो गया, तो मैं किस चेहरे के साथ जीऊंगी? मैं सांस तो ले लूंगी पर जिंदा नहीं रहूंगी। आप नहीं समझ रही मैं किस डर में हूँ। मैं समझ रही हूँ आप क्या समझाना चाहती हैं मुझे। सब समझ आ रहा है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, लेकिन मैं जीते जागते अपनी जिंदगी का सौदा नहीं कर सकती। वो बेबसी की इंतहा पर थी। अपनी कैफियत वो किसी को समझा नहीं पा रही थी, हत्ता कि अपनी माँ को भी नहीं। जुलेखा बेगम ने कुर्सी को जोर से पीछे धकेला। तुम्हें ईमान नहीं है खुदा पर? तुम्हारा यकीन कहाँ गया? ये दुनिया मोहब्बत से नहीं, सब्र से चलती है। तुमने जिंदगी को सिर्फ अपनी खुशी के पैमाने से नापना सीख लिया है। आजकल अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। ये रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम्हारे बाबा को पसंद है, मुझे पसंद है, फिर तुम्हें क्या मसला है?
इनकी बात सुनकर वो तड़प कर बोली, अगर आप लोगों को पसंद है तो क्या आप अपनी बेटी के दिल को एक कुर्बान गाह समझ लेंगे? फरीहा चीख उठी, मुझे समझ नहीं आता कि आप माँ हैं या किसी सिपाही की हौसला अफजाई के लिए मुकर्रर खतीब। आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है। कभी भी कोई माँ अपनी औलाद के लिए ऐसा फैसला नहीं करती, लेकिन आप इस आदमी के लिए न जाने क्या सोची बैठी हैं। कमरे में खामोशी छा गई। दोनों के दरमियान सिर्फ सांसों की भारी आवाजें रह गई थीं। चंद लम्हे बाद जुलेखा बेगम बोली, ठीक है तुम्हारी मर्जी, मगर याद रखना जो मोहब्बत कुर्बानी से डरती है वो मोहब्बत नहीं कहलाती, वो धोखा कहलाती है और तुम धोखेबाज हो। फरीहा ने सर झुका लिया, मगर आंखों में जिद की चमक अभी बाकी थी। मैं मोहब्बत से नहीं तकदीर से डर रही हूँ अम्मी, और तकदीर को बदलने का हक किसी को नहीं। मुझे बस अकेला छोड़ दें। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहती हूँ, किसी के प्रेशर में आकर नहीं। जुलेखा बेगम ने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज़ गले में ही रुक गए थे। वो पलटी, दरवाज़ा खोला और धीरे से बाहर निकल गई थी। दरवाज़ा बंद हुआ तो फरीहा के कदम साकित हो गए थे। सिर्फ हवा का शोर बाकी था, जो शायद माँ बेटी के बीच की खाली जगहों को पुर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अपनी बेटी के डर को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अगले दिन ही फोन करके माजरत कर ली थी। वो रिश्ते को तूल देकर इन लोगों के जज्बात के साथ खेलना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मामला कुछ और था। 2 दिन बाद रात गहरी हो चुकी थी। कमरे की बत्तियां बुझी हुई थी, सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। हवा में खामोशी बोझ बनकर टिकनी हुई थी। फरीहा खिड़की के पास बैठी थी। इसकी आंखों के किनारों पर आंसुओं के नम दायरे उभरते और गिरते जा रहे थे। नीचे लॉन में दरख्तों के साए झूल रहे थे, जैसे कोई दिल की बेचैनी को शक्ल दे रहा हो। इसने रिश्ता खत्म कर लिया था, मगर वो सुकून में नहीं थी। एक वक्त था जब वो इस शख्स के बगैर सांस लेना भी मुश्किल समझती थी। आज इससे तमाम रिश्ते इस वजह से खत्म कर दिए थे कि इसने फौज को ज्वाइन कर लिया था। चंद लम्हे बाद दरवाजा अचानक खुला। चिड़चिड़ाहट के साथ इसके दिल ने जैसे एक धड़कन छोड़ दी थी। अंदर दाखिल होने वाला शख्स कुछ कहता इससे पहले ही वो चिल्लाई थी, अम्मी मैंने साफ कह दिया है मुझे शादी नहीं करनी मेजर बुरहान से, आप इनकार कर दें। बार बार मुझे तंग क्यों कर रही हैं? अल्फाज अभी पूरे भी ना हुए थे कि एक मानूस मगर भारी मर्दाना आवाज गूंजी, तो फिर मोहब्बत की कस्में क्यों खाई थी फरीहा? क्यों मुझे इन एहसास की बुलंदियों पर पहुंचाया था जिसका ख्याल तक मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था? क्यों मुझे एक ऐसे रिश्ते में बांधा था जो तुम निभाना ही नहीं चाहती थी? क्यों झूठे दावे किए थे? जवाब चाहिए मुझे। वो चौंक कर पलटी, आंखें फैल गई थी। सामने मेजर बुरहान खड़ा था। ऊंचा कद, चौड़े शाने, कसरती बदन और चेहरे पर वही नरमी जो कभी इसकी कमजोरी थी। वर्दी की चमक में वो किसी ख्वाब से उतरे हुए शख्स की मानंद लग रहा था। लम्हा भर के लिए फरीहा को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। सांसें धीमी धीमी चलने लगी थीं, चेहरे पर रौनक आने लगी थी, आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। इस शख्स को देखे 1.5 महीना बीत गया था। आज इसे अपने सामने खड़े देख इसकी जिंदगी एकदम खुशनुमा ख्याल के तहत रोशन हो गई थी। वो कपकपाती आवाज में बोली, आप यहाँ? वो ड्यूटी पर था। अब इसके अचानक आमद पर वो वाकई दंग रह गई थी। बुरहान के लबों पर हल्की सी तलखी उतर आई। हाँ, इतना ही फासला रह गया था कि इजाजत लिए बगैर आना पड़ गया। जवाब चाहिए था तुम्हारे खामोश इनकार का। फरीहा आहिस्तगी से अपनी जगह से उठी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ मगर लहजा अब भी जिद से भरा। क्योंकि पहले आप फौज में नहीं थे, आप एक आम बिजनेसमैन थे, एक ऐसा इंसान जिसके साथ मैं पुरसुकून जिंदगी गुजार सकती थी। मगर अब आपकी जिंदगी हर लम्हा खतरे में है। मैं अपनी जिंदगी को इस खौफ में नहीं गुजार सकती कि कब एक फोन आए और मैं बेवा कहलाई जाऊं। बुरहान ने एक कदम आगे बढ़ाया। इसकी आंखों में दर्द और गैरत दोनों बोल रहे थे। यानी ये थी तुम्हारी मोहब्बत, ये थे वो वादे जिन पर तुमने कहा था कि मेरे बगैर सांस नहीं ले सकोगी। फरीहा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं झूठ नहीं बोलती बुरहान, आज भी आपसे मोहब्बत करती हूँ, मगर अगर आप वर्दी छोड़ दें, अगर आप रिजाइन दे दें तो मैं आज भी आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। बस ये जंग, ये मौत, ये खतरा, ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। बाहर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई थी।
जैसे फिजा ने भी कश्मकश महसूस की हो। बुरहान ने गहरा सांस लिया, निगाहें नीची करके बोला, फरीहा, तुम्हें पता है मैंने ये वर्दी क्यों पहनी है? क्योंकि वतन की हिफाजत मेरी इबादत है। अगर मुझे जान कुर्बान करनी पड़ी तो फख्र से करूँगा। तुम मेरी कमज़ोरी नहीं हो, मेरी दुआ हो। मैं चाहता हूँ कि जब मैं वतन के लिए लड़ूँ तो मेरे पीछे एक ऐसी मोहब्बत हो जो मुझे कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत करे। फरिया ने रोते हुए सर हिलाया। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बस डरती हूँ। तुम्हारी मौत के तस्वुर से मेरा दिल फट जाता है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी मोहब्बत की कीमत अपनी जान से दो। वो आहिस्तगी से इसके करीब आया। मोहब्बत कभी कीमत नहीं मांगती फरीहा, ये तो बस कुर्बानी का दूसरा नाम है। अगर मैं शहीद हुआ तो तुम मेरा फ़ख्र बनोगी, अगर जिंदा रहा तो तुम मेरा सुकून। दोनों सूरतों में तुम मेरी रहोगी। फरीहा के कदम लर्ज़ गए। शायद वो इसकी आमद चाहती थी। इसका दिल धीरे धीरे बदलने लगा था। इसने बुरहान की तरफ देखा, वो चेहरा जिसे वो नफरत करना चाहती थी मगर कर नहीं पाती थी। इसके हाथ कांपते हुए आगे बढ़े और अगले ही लम्हे वो बुरहान के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। इस शख्स के दूर जाने के ख्याल से इसकी रूह कांप जाती थी। भला कैसे वो इसको इनकार कर सकती थी? बुरहान ने खामोशी से इसके सर पर हाथ रखा। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा दर्द कभी बेकदर नहीं होने दूंगा, मगर मेरी मोहब्बत और मेरा वतन दोनों मेरी रूह के हिस्से हैं। फरीहा ने सिसकियों के दरमियान सर उठाया। और मैं वादा करती हूँ, अगर तुम्हारी मोहब्बत कुर्बानी मांगती है तो मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। बस कभी छोड़ कर मत जाना। बुरहान ने धीरे से मुस्कुराकर आंखें बंद की। मोहब्बत छोड़ने के लिए नहीं होती फरीहा, सिर्फ यादों में जीने के लिए होती है। दोनों के आंसू एक दूसरे के कंधों पर गिर रहे थे और चांदनी इस मंजर पर यूं बरस रही थी जैसे किसी अहद की गवाह बन गई हो। अगले दिन इसने अपनी माँ को हाँ कह दिया था और इसी महीने के आखिरी जुमे को निकाह तय पाया था। आज घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। इस बात से बेखबर के सोग दूर खड़ा इनकी खुशियों पर मुस्कुरा रहा था। दोपहर की हल्की रोशनी पर्दों से छिनकर लाउंज में फैल रही थी। खुशबुओं में गुलाब और ऊद की महक घुली हुई थी और माहौल में एक खामोशी सी तकदीस थी। कमरे के एक तरफ खानदान के अफराद और करीबी दोस्त बैठे थे। सबके चेहरों पर नरमी, तजस्सुस और एक खास सा सुकून दिखाई दे रहा था। दोनों एक साथ सोफे पर बैठे हुए थे। फरीहा ने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। बारीक कढ़ाई वाला दुपट्टा लाल घूंघट की तरह सर पर रखा था। इसके हाथ मेहंदी से सजे हुए हल्के कांप रहे थे। आंखों में शर्म के साथ साथ एक अजीब इत्मीनान था। वो कभी सामने रखे निकाहनामा पर नजर डालती, कभी अपने दिल की धड़कन सुनने लगती। दूसरी तरफ बुरहान मुकम्मल सफ़ेद शेरवानी में सीधा बैठा हुआ था। चेहरे पर कोई मसनूई मुस्कुराहट नहीं, बस एक पुरसुकून संजीदगी थी। इसकी आंखों में वही गहराई थी जिसमें एक सिपाही की अज़म और आशिक की नरमी एक साथ नजर आती थी। मौलवी साहब ने कागजात पर एक नज़र डाली, फिर नरम मगर बावकार लहजे में कहा, फरीहा अयाज अहमद, आपका निकाह बुरहान अब्बास वल्द नईम अब्बास से किया जा रहा है। आपको यह निकाह कबूल है? फरीहा ने सर झुकाया। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई, फिर हल्की सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर आई। इसने सर घुमाकर अपने साथ बैठे बुरहान को देखा। इन निगाहों में शुक्र और मोहब्बत के साथ एक छोटी सी दुआ भी छुपी हुई थी। वो धीरे से बोली, मुझे कबूल है। मौलवी साहब ने फिर पूछा, आपको यह निकाह कबूल है? इस बार इसके लहजे में पहले से ज़्यादा यकीन था। मुझे कबूल है। तीसरी बार जब पूछा गया तो फरीहा की आवाज़ में एक नरमी थी, जैसे किसी ने दिल से दुआ को लफ्ज़ों में ढाल दिया हो। मुझे कबूल है। अब पूरा लाउंज चंद लम्हों के लिए खामोश रहा। सिर्फ कागज़ पर कलम की हल्की सी आवाज़ गूंजी। अब मौलवी साहब ने निगाह बुरहान पर डाली। बेटा बुरहान अब्बास, आपको यह निकाह फरीहा अयाज अहमद से कबूल है? बुरहान ने पलकें झपकी, गहरी सांस ली। इसके चेहरे पर एक संजीदा खामोशी छा गई, जैसे वो लम्हा कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक अहद बन रहा हो। मुझे कबूल है। मौलवी साहब ने दूसरा सवाल दोहराया, आपको यह निकाह कबूल है? इसे नज़रें झुकाए बगैर मजबूत लहजे में कहा, मुझे कबूल है।
तीसरी बार मौलवी साहब की आवाज़ थोड़ी भारी हुई। बुरहान अब्बास, आपको ये निकाह कबूल है? अब की बार बुरहान के लबों से जवाब नहीं बल्कि एक वादा निकला था, मुझे कबूल है। ये 3 लफ्ज़ कमरे में ऐसे गूंजे जैसे किसी ने दुआ को हकीकत में बदल दिया हो। मौलवी साहब ने दुआए निकाह पढ़ी। सबके लबों से आमीन की आवाज़ उठी। फरीहा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, मगर आंखों में नमी थी, ममनुआ सुकून की कम नमी, जिसके पीछे कितनी रातों की बेकरारी छुपी थी। बुरहान ने धीरे से इसकी तरफ देखा। इनके दरमियान कोई लफ्ज़ नहीं बोला गया, मगर निगाहों में एक ही बात थी। यह निकाह सिर्फ 2 नामों का नहीं, 2 यकीनों का मिलाप है। चांदनी सी सफ़ेद चादर पर अब रोशनी कुछ और बढ़ गई थी, जैसे वक्त खुद थम कर इस वादे की गवाही दे रहा हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। निकाह बखैर आफियत तय पा चुका था। रुखसती इसके इम्तिहान के बाद तय की गई थी, इस बात से बेखबर कि नई जिंदगी जितनी जल्दी शुरू की जा सके इंसान को कर लेनी चाहिए। 1 हफ्ता बाद रेस्टोरेंट की मदम रोशनियों में वक्त जैसे आहिस्ता चल रहा था। वेटर बार बार आके मौदबाना मुस्कुराहट के साथ पूछता, मैडम कुछ ऑर्डर करें, और वो हर बार सर हिलाकर कहती, बस थोड़ी देर में। सामने रखी मोमबत्ती की लू कभी तेज होती, कभी मध्यम, बिल्कुल इसके सबर की तरह। ब्लैक फ्रॉक में वो सादा मगर बेहद दिलकश लग रही थी। बाल खुले हुए, हाथों की उंगलियों पर लाल नेल पॉलिश हल्की रोशनी में चमक रही थी। वो कभी घड़ी देखती, कभी दरवाजे की सिमत। चेहरे पर खफगी थी, मगर आंखों में अब भी उम्मीद जल रही थी। चंद लम्हा बाद अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। सर्द हवा के झोंके के साथ वो अंदर आया। बुरहान, स्याह पेंट कोट, बाल हल्के भीगे हुए, चेहरे पर शर्मिंदा सी मुस्कुराहट, हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता था। जैसे ही इसने इसे देखा वो फौरन खड़ी हो गई। ये कोई तरीका है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी? फरीहा के लहजे में खफगी और दुख दोनों थे। आधा घंटा हो गया नई नवेली दुल्हन को तुम यूं इंतजार करवाते हो? मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। बुरहान ने फौरन आगे बढ़कर गुलदस्ता इसके सामने किया। गलती मान ली मैडम, ट्रैफिक और एक अचानक कॉल ने रोक लिया था। दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ये गुलदस्ता सिर्फ तुम्हें मनाने के लिए नहीं, शर्मिंदगी के साथ आया है। फरीहा ने गुलदस्ता तो ले लिया, मगर चेहरे पर नाराज़गी बरकरार रही थी। शर्मिंदगी का अंदाज़ा है तुम्हें? शादी के बाद पहली मुलाकात और तुम्हें यही वक्त मिला? मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। बुरहान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। दुल्हन नहीं, सिर्फ निकाह हुआ है अभी। कितनी बार कहा था रुखसती भी साथ कर लेते हैं, मगर मैडम के नखरे ख़त्म नहीं होते। बिला वजह इम्तिहानात का बहाना बना लिया। अब तक तुम मेरी बाहों में होती और मेरी कुर्बत की सैर कर रही होती। ये सुनते ही फरीहा के लबों पर बेख्तियार हंसी आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे लहजे से लगता है जैसे निकाह तुम पर जुल्म था, लेकिन देखो ये रुखसती भी हो जाएगी। निकाह को जुल्म मत बनाओ। जुल्म? वो कुर्सी खींचते हुए बैठा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो सबसे बड़ी सादत है, मगर थोड़ा सा इंतज़ार भी सज़ा लग रहा है। दोनों हंस पड़े और लम्हे भर में सारी खफगी तहलील हो गई। वेटर आया, इन्होंने ऑर्डर दिया और फरीहा धीरे से बोली, 1 हफ्ता गुजर गया निकाह को, अब भी यकीन नहीं आता कि हम वाकई एक हो चुके हैं। बुरहान मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी नहीं, कभी कभी लगता है जैसे ये ख्वाब है। खुदा करे सब ऐसा ही रहे। चल लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर बुरहान ने गैर मुतवक्का तौर पर संजीदा लहजे में कहा, फरीहा अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपना ख्याल रखना। फरीहा का चेहरा फौरन बदल गया। ये क्या बात हुई? आज की डेट पर तुम ये बात करने के लिए लाए हो मुझे? तुम्हें अंदाज़ा है मैंने कितनी तैयारी की थी इस शाम के लिए? बुरहान ने धीरे से हाथ मेज़ पर रखा। मुझे मालूम है, मगर तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि फ़ौजी की ज़िंदगी आम इंसान से अलग होती है। हमारा हर दिन एक इम्तिहान है। हम खुशियाँ जीते हैं मगर ख़तरे के साए में। फील्ड में जाते हैं तो वापसी का यकीन नहीं होता। फरीहा नाराज़ लहजे में बोली, तो क्या अब तुम रोज़ मुझे मौत की खबरें सुनाओगे? मैंने अभी शादी के बाद का सुकून भी महसूस नहीं किया और तुम ये बातें। सुनो बुरहान, नरमी मगर मजबूती से बोला, मैं चाहता हूँ तुम कमज़ोर नहीं बनो। अगर कभी कुछ हो भी जाए तो मेरी याद तुम्हें तोड़ने की बजाय तुम्हें मजबूत करे। हमें मुल्क की हिफाजत का वादा दिया गया है और इस वादे में अपनी जान देना भी शामिल है। फरीहा की आंखों में नमी तैरने लगी। और मेरा वादा? मैंने कहा था तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकती। बुरहान ने मुस्कुराकर इसकी आंखों में देखा। मोहब्बत खोने से नहीं, याद रखने से जीती है।
मैं अगर ना भी रहा तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। फरिया ने आहिस्ता से कहा, मुझे ये हीरो वाली बातें नहीं सुननी, मुझे बस तुम चाहिए, मैं हमेशा रहूंगा। बस कभी दूर से देखना पड़े तो घबरा मत जाना। फरिया रोते हुए बोली, मैं वादा नहीं कर सकती कि नहीं टूटूंगी, मगर ये वादा करती हूँ कि तुम्हारे बाद भी तुम्हारी इज्जत को अपनी ज़िंदगी की तरह संभालूंगी। बुरहान ने हाथ बढ़ा के इसके आंसू साफ किए। बस यही तो चाहता था मैं, तो मेरी फरिया नहीं, मेरा हौसला हो। मेज़ पर रखी मोमबत्ती की लू ज़रा तेज़ हो गई थी, जैसे इनके वादे की गवाही दे रही हो। रेस्टोरेंट का शोर मद्धम हो गया और इस लम्हे सिर्फ दो दिलों की खामोश धड़कनें बाकी रह गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरते जा रहा था। 2 हफ्ते बाद जिस कयामत के खौफ से वो कयामत आ चुकी थी, किचन में बर्तन धुलने की मध्यम आवाज़ गूंज रही थी। फरिया ने हल्का सा पानी पिया, फिर खिड़की के पार आसमान को देखा। दोपहर की धूप में सब कुछ आम लग रहा था, जैसे जिंदगी अपने मामूल की रफ्तार पर थी। इसी लम्हे मोबाइल फ़ोन बजा। इसने कप रखा और फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। दूसरी तरफ से सिसकियों के दरमियान एक टूटी हुई आवाज़ आई, फरीहा, तुम्हारा सुहाग उजड़ गया है, तुम बेवा हो गई हो, बुरहान शहीद हो गया। ये सुनते ही फरिया के हाथ से फ़ोन फिसल गया। लम्हा भर के लिए किचन की हर आवाज़ रुक गई। सांस जैसे सीने में अटक गई। वो कांपते हाथों से दोबारा फ़ोन उठाने लगी। क्या क्या कहा आपने? आंटी, ये मजाक है। आप ऐसा बेहुदा मजाक क्यों कर रही हैं? बुरहान को कुछ नहीं हो सकता, सुनिए ना। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ रोने की आवाज़ आई। फिर फ़ोन बंद हो गया। नहीं, फरिया के लबों से कमज़ोर सी चीख निकली थी। इसने दुपट्टा संभाला और दरवाजे की तरफ भाग निकली थी। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वो रुकी नहीं। आंखों के सामने सिर्फ एक मंजर घूम रहा था, बुरहान की मुस्कुराहट, वो शाम, वो वादा, मैं हमेशा रहूँगा। पोर्च में अयाज साहब सामने से आ रहे थे। इन्होंने इसे हाँफते रोते हुए देखा तो फौरन बाजू से पकड़ लिया। फरीहा, क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रही हो इस हाल में? वो हिचकियों में बोली, बाबा, आंटी की कॉल थी, कह रही थी बुरहान शहीद हो गया, कह रही थी मैं बेवा हो गई हूँ। बाबा, ये नहीं हो सकता, वो झूठ बोल रही है ना। अयाज साहब की पेशानी पर शक्नें उबड़ गई। पागल हो गई हो, ये कैसी बात कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ बाबा, वो रो रही थी। बुरहान को कुछ नहीं हो सकता ना बाबा। अयाज साहब ने इसका चेहरा देखा, चेहरे पर खौफ, यकीन और टूट जाने का मिला जुला नक्श। इन्होंने गहरा सांस लिया। आओ हम चलकर देखते हैं। चंद ही लम्हों बाद वो गाड़ी में थे। रास्ता धुंधला सा रहा था। फरिया खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर आंखें खाली थी। दिल हर धड़कन के साथ चीख रहा था। जब वो बुरहान के घर पहुंचे तो दरवाजे से रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अयाज साहब के कदम जैसे मुंजमद हो गए थे। फरीहा ने एक लम्हे के लिए इनकी तरफ देखा, फिर अंदर भाग गई। लॉन में सफ़ेद चादर बिछी थी, इसके गिर्द लोग बैठे थे। बिनिश बेगम फर्श पर गिरी हुई थी, ज़ारो कतार रो रही थी। इनके हाथ बुरहान के डोले पर थे, जो अब खामोश हो चुका था। फरीहा के कदम जैसे ज़मीन में गिर गए। आंखों ने देखा, मगर दिमाग ने मानने से इनकार कर दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, हर कदम के साथ सांस रुक रही थी। चादर के पास पहुंची तो सामने वो चेहरा था जिस पर चादर थी, वही चेहरा जिसे वो ख्वाब में भी याद करती थी। मगर आज बेजान। ये क्या है बुरहान? इसकी आवाज़ लर्ज़ गई। तुमने कहा था ना तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। ये क्या किया तुमने? झूठ बोला था ना तुमने। वो घुटनों के बल गिर गई। मैंने कहा था ना मुझे डर लगता है, तुम चले जाओगे, मैं बेवा हो जाऊंगी। और तुम हंसते थे, बोलते थे ऐसा कभी नहीं होगा। ये क्या है फिर? ये कौन सी मोहब्बत है तुम्हारी? वो दोनों हाथों से इसके कंधे हिलाने लगी। उठो बुरहान, तुम सुन सकते हो ना, देखो मैं आई हूँ। तुमने वादा किया था ना कि मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे, तुम वादा तोड़ नहीं सकते। अचानक चादर चेहरे से हटी थी। धमाके में चेहरा काफ़ी बिगड़ गया था। इसकी आवाज़ टूट गई, आंखों से आंसू बेकाबू बहने लगे। मैंने कहा था ना शादी मत करो, तुम शहीद हो जाओगे। मुझे डर था यही होगा, और तुम बोले कि मैं कमज़ोर हूँ। देखो मैं कमज़ोर नहीं हूँ बुरहान, बस तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। इसकी चीख फ़ज़ा में फैल गई थी। आसपास के लोग सिसकने लगे। अयाज साहब ने आगे बढ़कर इसे थामने की कोशिश की, मगर वो अपने शौहर की मैयत के करीब ही गिर गई थी। बिनिश बेगम ने कांपते हाथों से फरिया के सर पर हाथ रखा। बेटी, वो अपनी मोहब्बत निभा गया, इसने वादा पूरा कर दिया है। फरीहा ने आंखें बंद कर ली, लब कपकपाए। हाँ, इसने निभाया, मगर मेरा जहां साथ ले गया,
चंद लम्हे बाद सिर्फ रोने की आवाज बाकी रह गई थी और एक खामोश लाश के गिर्द सब बैठे थे जिनकी सांसें अभी चल रही थी मगर दिल मर चुके थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, इसे बहुत मुश्किल से संभाला गया था। 2 दिन बीत गए थे, आज भी वो नींद की गोली लेकर सोई थी। रात के पिछले पहर का सकूत हर चीज को निगल चुका था। बाहर कहीं कोई कुत्ता भौंका और फिर खामोशी दोबारा कमरे में फैल गई थी। फरीहा नीम ख्वाबीदा हालत में थी कि अचानक ऐसे लगा जैसे फिजा में कुछ बदल गया हो, हवा का वजन बढ़ गया हो। इसे अपने वजूद पर कुछ भारी भारी महसूस हुआ था। सांस लेना मुश्किल हो गया हो, दिल की धड़कन बेरब्त सी होने लगी थी। इसने करवट बदली मगर इसके दिल में एक अनजाना सा खौफ उतरने लगा था। कमरे की दीवारों पर साए हल्के हल्के लर्ज रहे थे। वो पूरी तरह जाग गई और फिर एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए ऐसे लगा जैसे कोई इसके बहुत करीब है, इतना करीब कि इसका सांस इसके गाल को छू रहा हो। वो कांप गई। कौन है? इसकी आवाज बामुश्किल निकली, जैसे गले में अटक गई हो। जवाब खामोशी थी मगर खामोशी में एक भारीपन छुपा था, जैसे किसी ने कमरे की फजा को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। वो इसको दूर धकेलना चाहती थी लेकिन वो वजूद इस पर काबिज हो रहा था। वो चीखना चाहती थी मगर इसकी आवाज को बंद कर दिया गया था। इसने खुद को समेटने की कोशिश की मगर इसका जिस्म जैसे अपने काबू में नहीं रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि सीने में दर्द होने लगा। वो घबराहट पर उठना चाहती थी मगर खौफ ने इसे जकड़ लिया। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। चंद लम्हों बाद सब कुछ जैसे खत्म हो गया। जो आया था इसकी जात को मिटा चुका था, खामोशी में इसकी जिंदगी तबाह कर गया था। दरवाजा हमेशा से चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। हवा का एक झोंका आया और फिर कमरा दोबारा साकित हो गया था। वो बेड पर नढाल पड़ी थी, हाथ लर्ज रहे थे, सांस टूटी टूटी थी। कुछ देर बाद बामुश्किल हिम्मत जमा करके इसने मोबाइल उठाया। कांपते हाथों से अम्मी का नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर ही नींद में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। क्या हुआ फरीहा? रात के इस वक्त क्यों फोन किया? फरीहा की आवाज टूट रही थी। अम्मी अम्मी कुछ ठीक नहीं, ये कहते ही इसके हाथ से मोबाइल गिर गया था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो झुककर मोबाइल उठाती, जबकि दूसरी जानिब जुलेखा बेगम की आंख से नींद यकदम गायब हो गई थी। वो फौरन उठी, चप्पल पहनी और इसके कमरे की तरफ भागी। जैसे दरवाज़ा खोला, सामने फरीहा को देखकर इनके कदम रुक गए। इसके चेहरे पर रंग नहीं था, आंखें सूजी हुई थीं, लब कपकपा रहे थे। इसकी हालत बेहद बेतरतीब थी। क्या हुआ है फरीहा? ये क्या हाल बनाया हुआ है? इन्होंने इसे अपने बाजू में भर लिया। फरीहा ने बस इतना कहा, अम्मी कोई था यहाँ, मैंने महसूस किया, इसने मुझे तबाह कर दिया। अम्मी वो कौन था? इसकी आवाज़ लर्ज गई, आंसू बेकाबू होकर बहने लगे थे। इसने मुझे गंदा कर दिया। जुलेखा बेगम ने इसे अपने सीने से लगा लिया, एक हाथ इसके बालों पर फेरते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। वो अपने शौहर के पास जाना चाहती थी लेकिन बेटी की हालत ऐसी थी कि वो उठ नहीं पा रही थी। हौसला देने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं था, लेकिन इनके अपने चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो जान गई थी कि कुछ ऐसा हुआ है जिसे अल्फाज में ढाला नहीं जा सकता। कमरे की फ़ज़ा अभी तक बोझल थी, जैसे दीवारें भी इस राज की गवाह हो। फरीहा इनकी गोद में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। जुलेखा बेगम की आंखें भीग गईं मगर वो चुप रही, सिर्फ इतना कह सकी, तुम डरो मत, मैं हूँ। रात देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे से लिपटी रहीं। बाहर आसमान पर बादल थे मगर अंदर सिर्फ खामोशी और एक टूटे हुए वजूद की चीख थी जो किसी ने नहीं सुनी। चंद लम्हे बाद वो अपनी जगह से उठी थी। बाहर तक देखा था लेकिन इन्हें कोई नजर नहीं आया था, लेकिन हाँ, पिछली दीवार पर कदमों के निशान जरूर थे। वो खूब रोई थी, दिल किया सब कुछ तबाह कर दे मगर बेटी की इज्जत की खातिर चुप रही थी। बेवा हो जाना और अब दागदार हो जाने का सोच कर ही इनकी रूह कांप गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। इसने इस रात का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। वो इतनी खौफजदा हो गई थी कि कमरे से बाहर आना भी इससे मौत के बराबर लगता था।
कमरे का दरवाज़ा, खिड़कियां, हर एक चीज़ बंद करके रखती थी। ये बात अयाज साहब को भी मालूम नहीं थी कि इनके घर में इनकी बेटी पर क्या कयामत आकर जा चुकी है, लेकिन जुलेखा बेगम ने इस वक्त में इसका बहुत साथ दिया था। 1.5 महीना गुजर चुका था, मगर इस रात की खौफनाक यादें फरीहा के दिलो दिमाग में यूं जमी हुई थी जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। चेहरे पर पिलाहट, आंखों के नीचे हल्के और लबों पर खामोशी की मुहर। इसका वजूद अब सांस तो लेता था मगर जीता नहीं था। पहले शौहर का चले जाना, एक महबूब साथी का ताल्लुक टूट जाना और फिर ऐसी अजियत जिसका सोच कर ही इसकी रूह कांप जाती थी। अपना आप ऐसे खत्म महसूस होता था। दोहरी अजियत वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इससे दुनिया से नजरें चुराना सीख लिया था। बात कम सोच ज्यादा। घर में भी अक्सर अपने कमरे में बंद रहती थी और जुलेखा बेगम बेबसी से अपनी बेटी के इस बदलाव को देखती रह जाती थी। कई बार वो घंटों रोती थी, इसके आगे हाथ जोड़ती थी कि बाहर चलो, ऐसे कैसे तुम खुद को दुनिया के सामने लाओगी? अगर इस तरह कमरे में रही तो घुट घुट कर एक दिन मर जाओगी। मगर इसके पास इनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो किसी को नहीं बता सकती थी कि इसके दिल में क्या चल रहा है। ऐसा लगता था जैसे वो अंदर से मर चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया था। और 2 दिन से जो हालत इसकी हो रही थी, इसने इसे मजीद परेशान कर दिया था। आज सुबह से ही इसके अंदर एक अजीब सा दर्द था, दिल घबरा रहा था। 2 दिन से तबीयत खराब थी, मगर आज हिम्मत करके इसने प्रेगनेंसी स्टिक इस्तेमाल की थी। इसे अपनी तबीयत का एहसास हो चुका था, इसलिए इसने खामोशी से प्रेगनेंसी स्टिक मंगवाई थी, लेकिन जानती नहीं थी कि स्टिक के बाद इसकी ज़िंदगी कैसे तब्दील होने वाली है। चंद लम्हों बाद जब लाल रंग की लाइन वाज़ेह हुई, इसके हाथों से स्टिक गिर गई थी। ऐसे लगता था जैसे आसमान सर पर आन गिरा हो, कदमों तले ज़मीन निकल गई हो। इसके वजूद में एक गलीज़ खून पल रहा था। ये ख्याल ही इसकी पूरी रूह को झंझोड़ चुका था। जिस बात का डर था, वो डर हकीकत का रूप धार कर इसके सामने खड़ा हुआ था। वो ज़मीन पर बैठ गई थी, कंधे कांपने लगे थे, आंसू जब्त नहीं कर सकी। लबों से बस एक ही जुमला निकला, या खुदा, ये क्या इम्तिहान है? तू मुझ पर इतनी आजमाइशें क्यों डाल रहा है? मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? या खुदा, मैं इस अजाब के साथ जिंदा नहीं रह सकती। वो घुट घुट कर रोने लगी थी। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। ये बात वो अपनी माँ से भी शेयर नहीं कर पाई थी। पूरा दिन वो चुपचाप रोती रही। कमरे में शाम उतर आई थी, दीवारों पर साए फैल गए थे। आखिरकार इसने आईने में खुद को देखा, बाल बिखरे, चेहरा मुरझाया हुआ, मगर आंखों में एक फैसला था। इसने चादर ओढ़ी, पर्स उठाया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। जुलेखा बेगम को बताए बगैर इसका इरादा इस बच्चे को ख़त्म करने का था। वो इस बोझ के साथ जिंदा नहीं रह सकती थी। सड़क पर खामोशी थी। मगरिब के बाद की हवा कुछ खनक थी। वो फुटपाथ पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, जैसे किसी ने इसके कदमों से हिम्मत छीन ली हो। दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था, मुझे ये बोझ नहीं उठाना, नहीं, अब मज़ीद नहीं। मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर लूँगी, खुद पर इतनी तकलीफ़ें लेकर आगे नहीं बढ़ूँगी, बुरहान को गंदा नहीं कराऊँगी। अभी वो कुछ दूर ही चली थी कि एक वैगो अचानक इसके सामने आकर रुकी। ब्रेकों की चीख के साथ फ़िज़ा में हल्की गिर्द उड़ी। फरीहा चौंक गई थी, पीछे हटी। शीशा नीचे हुआ तो अंदर बैठा एक शख्स संजीदा चेहरे के साथ बोला, मिसेस बुरहान, आपको हमारे साथ चलना होगा। हमारे पास वक्त कम है, अब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाएं, हमें यहाँ से निकलना है। अगर आपको मेरे साथ किसी ने देख लिया तो मुश्किल आ सकती है। फरीहा ठिठक गई। कौन है आप और मुझे क्यों जाना होगा आपके साथ? तमीज़ नहीं है आपके अंदर? बीच रास्ते में एक लड़की को रोककर इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। इस रात के बाद इससे डर बहुत लगता था, लेकिन अब किसी भी अजनबी पर वो भरोसा नहीं कर सकती थी। वही आवाज़, सख्त मगर कंट्रोल्ड, आपको सब पता चल जाएगा। फिलहाल बेहतर है खामोशी से गाड़ी में बैठ जाएं, यही आपके हक में बेहतर साबित होगा। हमें ज़बरदस्ती करने पर मजबूर नहीं करें। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे डर है कहीं कोई आपको मेरे साथ ना देख ले। आपकी जान को खतरा है, समझने की कोशिश करें मोहतरमा, हमारे साथ तावन करें। अंदाज काफ़ी कड़क था। फरीहा के चेहरे पर गुस्सा उभरा। मैं पागल नहीं हूँ जो किसी अजनबी के साथ चली जाऊँ। अकेली लड़की देखकर बहादुरी दिखा रहे हो।
पुलिस को फ़ोन कर दूंगी अगर तुमने बदतमीजी करने की दोबारा जुर्रत की। खबरदार, जो आइंदा किसी लड़की को बीच रास्ते में रोका। इसने फ़ोन निकालने को हाथ बढ़ाया ही था कि वो शख्स हल्का सा तंजिया मुस्कुराया। मैडम, बेहतर होगा खुद से गाड़ी में बैठ जाएं, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता। मिसेस बुरहान है, हमें ऑर्डर मिले आपके साथ नरमी से पेश आना है, लेकिन अगर आप बदतमीजी करेंगी और जिद करेंगी तो मजबूरन हमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। फरिया की आंखों में शोले भर गए थे। लिया कर लोगे, तुम जैसे बुज़दिली औरतों पर हाथ उठाते, कहीं तुम ही तो नहीं थे। जुमला अधूरा रह गया। पीछे से एक साया नमूदार हुआ। इससे पहले कि वो पलटती, किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रख दिया। एक तेज बू इसके नथनों में भरी। सब कुछ धुंधला गया। इसने हाथ झटकने की कोशिश की, मगर जिस्म ढीला पड़ गया था। चंद सेकंड में वो बेहोशी में डूब गई। वैगों में बैठा शख्स सुकून से हेडफोन लगाता हुआ बोला, सर काम हो चुका है। जी, हम इन्हें ला रहे हैं। आगे से कुछ बोला गया तो वो फौरन सफाई पेश करते हुए बोला, नहीं सर, आप बेफिक्र रहें। ना इनसे बदतमीजी की गई है और ना ही इन पर हाथ उठाया गया है। बस बेहोशी की दवा का इस्तेमाल हुआ है। फिर आगे से कोई सवाल किया गया था। वो एक नज़र पिछली सीट पर डालकर बोला, जी आप टेंशन नहीं लें, हम कुछ देर में पहुंचते हैं। गाड़ी के दरवाजे ज़ोर से बंद हुए। इसकी चादर ढीली होकर ज़मीन पर गिरी। हवा के झोंके ने इसे सड़क के किनारे अड़ा दिया था। वैगो का इंजन गरजा और वो सड़क पर धूल उड़ाती तेजी से शहर के खामोश किनारे की तरफ बढ़ गई थी, सीधा बैमेंशन की सिमत। गली में बस एक साया बाकी रह गया था, जो हवा में उड़ते दुपट्टे को देखकर ठहर गया था, फिर खामोशी से पलट गया, जैसे कोई गवाह जो सच देखकर भी कुछ ना कह सके। इसको सीधा मेंशन लाकर कमरे में पहुंचा दिया गया। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 घंटे बाद फरिया की आंख आहिस्ता आहिस्ता खुली। इब्तिदा में सब कुछ धुंधला था। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ पर है। पूरा दिमाग माऊफ हो चुका था। छत घूमती हुई महसूस हो रही थी। कानों में हल्की भिन-भिन, जैसे दुनिया का शोर कहीं दूर रह गया हो। कुछ लम्हों तक वो बस चुपचाप छत को देखती रही। फिर जैसे होश में आई सारी बातें याद आ गई थी। वो झटके से उठ बैठी थी। कमरा अजनबी सा लग रहा था। फर्नीचर साफ मगर बेरू। दीवारों पर किसी के होने का निशान तक नहीं था। इसने जल्दी से इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि हल्की सी चिड़चिड़ाहट हुई। दरवाज़ा खुला। एक शख्स अंदर आया। सर पर कैप, चेहरे पर काला मास्क। फरिया साकित रहेगी, और अगर पूरा बुर्का पहनकर भी आता तो वो ऐसे लाखों की भीड़ में भी पहचान जाती। लेकिन इसको अब शक हो रहा था। वो इसको देखते हुए बोली, कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे? इसकी आवाज़ खौफ और गुस्से के बीच लर्ज रही थी। वो शख्स चंद कदम करीब आया, फिर आहिस्तगी से मास्क और कैप उतार दी। फरिया के लबों से बेख्तियार एक सिसकी निकली, बुरहान। इसको यकीन नहीं आ रहा था सामने खड़ा शख्स बुरहान अब्बास है, जिंदा सलामत। इसने आंखें फाड़कर इसे देखा, जैसे अकल मानने से इनकार कर रही हो। ये कैसा मजाक है? तुम जिंदा हो? तुम्हारा जनाजा देखा था मैंने। तुम्हारी माँ। वो बिल्कुल साकित हो गई थी, आंखें पथरा गई थी। इससे यकीन नहीं आ रहा था जो मंजर वो देख रही है वो हकीकत पर मबनी है। बुरहान खामोश खड़ा रहा, चेहरे पर थकन और बोझ में। मैं मरा नहीं था फरीहा, दुश्मनों ने घात लगा रखी थी। मेरे ऊपर हमला होना तय था तो हमें अपनी मौत का ड्रामा करना पड़ा। सब एक प्लान था। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, लेकिन वो मज़ीद कुछ कहता इससे पहले फरीहा चील की तरह झपटी। एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा। कमरे में वो आवाज़ देर तक गूंजती रही थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया बुरहान, वो चीखती। तुम जानते थे मैं तुम्हें खोने के खौफ से मरने की दहलीज पर आ जाती थी। तुम जानते थे मैं मरने के लफ्ज़ से नफरत करती हूँ, फिर भी तुमने मेरे सामने अपनी मौत का तमाशा बनाया। क्यों? बुरहान ने गहरा सांस लिया। मैं तुम्हें बचा रहा था। वो लोग तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते थे। मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी थी, इसलिए झूठ। हिफाजत? झूठ। फरिया तलखी से हंसी। हिफाजत के नाम पर तुमने मेरा यकीन का कत्ल कर दिया। मैं हर रात तुम्हारी तस्वीर के आगे रोई हूँ। हर लम्हा खुद को मुजरिम समझा कि शायद मेरा तुम्हारी ज़िंदगी में आना अच्छा साबित नहीं हुआ, इसलिए तुम मर गए। और तुम कहीं जिंदा बैठे ये खेल खेल रहे थे। फरीहा, ये खेल नहीं था। बुरहान की आवाज़ भारी थी। मैं फौजी हूँ। कुछ फैसले दिल से नहीं फ़र्ज से होते हैं। तुम समझी नहीं। मुझे समझने की ज़रूरत नहीं, वो लड़ती हुई बोली थी।
मुझे बस सच चाहिए था, ना कि ड्रामा। तुम्हें मेरी तकलीफ देखने का भी ख्याल नहीं आया। मैं नफ्सियाती मरीज बन गई। तुम्हारे जाने के बाद जीना छोड़ दिया और तुम बस खामोश रहे। सब समझ आ गया मुझे। ये जो बच्चा मेरे वजूद में पल रहा है, ये किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा है। बुरहान ने एक कदम आगे बढ़ाया। हाँ, ये बच्चा मेरा है। मैंने गलत किया, मगर मेरा मकसद बुरा नहीं था। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ों और एक दफ़ा तफसील सुन लो। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था तुम इतना सख्त रद्द-ए-अमल दोगी। नहीं, फरीहा ने हाथ उठाकर इसे रोका। आंखों में आंसू चमके। मैं तुम्हारे किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तुम्हें अपने वतन से मोहब्बत है ना, रखो, मगर मुझसे झूठ मत बोलो। मैं अब तुम्हारी जिंदगी का बोझ नहीं बनूंगी। कुछ लम्हों तक कमरे में खामोशी रही। दोनों के दरमियान फिजा में सांसों की भारी गूंज थी। फिर बुरहान ने आहिस्ता से सर झुकाया, मगर चेहरे पर सख्ती आ गई। बस करो फरीहा, एक लफ्ज़ और नहीं। तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। जानती हूँ, वो चीखी। तुम्हारे वापस आने का मतलब मेरा सुकून छिन जाना था। तुम्हारे झूठ ने मेरा यकीन मार डाला। चले जाओ, तुम्हारी दुनिया तुम्हें मुबारक हो। बुरहान ने चंद लम्हे तक इसे देखा, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और चला गया था। वो जानता था इस वक्त एक फासले की ज़रूरत है। वो इतनी आसानी से राज़ी नहीं होगी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। फरीहा के कदम लड़खड़ाए। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई थी। आंखों से आंसू रवां हो गए थे। चुपचाप, बेआवाज़। कमरे में अब सिर्फ इसकी हिचकियों और टूटे यकीन की बाज़गश्त बाकी रह गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। काफ़ी देर तक वो कमरे में बैठी रोती रही, लेकिन अब इसकी बस हो चुकी थी। रात की घनी खामोशी में वो गुस्से से कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खोलती बाहर निकली। आंखों में आंसू, लबों पर गुस्सा। इसके कदमों की चाप मेंशन के वसी लाउंज में गूंज उठी। अभी वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि सामने मुलाजमा आ खड़ी हुई। साहब की इजाज़त नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकती, सिर्फ मेंशन के अंदर घूमने की इजाज़त है। फरीहा ने तीखे अंदाज में से देखा। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? हटो मेरे रास्ते से। मुलाजमा ने नज़रें झुकाई, मगर लहजा दुबका हुआ नहीं था। यही हुक्म है बीबी साहिबा, आपकी मर्जी है। बाहर चली जाएं, लेकिन वापस आना ही होगा। फरीहा ने तंजिया कहका लगाया। वापसी? मैं पलट कर नहीं आऊँगी। सुना तुमने? वो इसे एक तरफ धकेल कर आगे बढ़ी। दरवाजे के करीब पहुँचे ही थे कि ज़मीन से गूंजती गुड़ाहट ने इसके कदम जमा दिए। दो बड़े बुलडॉग्स लोहे की जंजीरों में बंधे दांत निकाले इस पर भौंकने लगे। फरीहा की चीख दबी हुई, मगर तेज निकली। वो एक झटके से पीछे हटी। ऐसे लम्हे पीछे से कदमों की हल्की आहट सुनाई थी। वो पलटी। सामने बुरहान, चेहरे पर सख्ती, आंखों में अजीब सा सकूत लिए खड़ा था। मुझे बाहर जाना है। फरीहा की आवाज़ लड़ती हुई मगर अटल थी। इन कुत्तों को हटाओ। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, वो धीरे से बोला। हरगिज़ नहीं, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं जानता हूँ तुम इसे ख़त्म कर दोगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। फरीहा ने कदम आगे बढ़ाया। तुम मुझे कैद रखोगे? देखती हूँ कौन रोकता है। वो बोला, यार तो आराम से बैठकर मेरी बात सुन लो या ज़िद करो, मगर अंजाम एक ही होगा। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें देख लूँगी बुरहान। वो चीखी। ये तुम्हारी कैद हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन निकलूँगी, सबके सामने तुम्हारा चेहरा बेनकाब करूँगी। वो बस इतना बोला। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि चुप रहो। वो दरवाजे की तरफ लपकी। जैसे ही कदम चौखट से आगे बढ़ा, दोनों बुलडॉग्स एक साथ गुड़ाए। वो खौफ से लड़ती हुई पीछे हुई और भागकर इसकी तरफ आ गई। खौफ से लड़ती हुई पीछे हुई। आंसू से चेहरा भीग चुका था, सांस फूली हुई। वह खामोशी से बोला, बेहतर है मेरी बात मान लो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसने चीखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, मैं कैदी नहीं हूँ। फिर इसके सीने पर हाथ मारकर खुद को अलग किया। देख लूंगी तुम्हें, किसी न किसी दिन ये दरवाज़ा खुलेगा। वो कमरे की तरफ दौड़ गई। दरवाज़ा बंद करते हुए रो पड़ी थी। बाहर बुरहान कुछ देर वहीं खड़ा रहा, हल्का सा मुस्कुराया, जैसे किसी फैसला कुन खेल की पहली चाल चल चुका हो। पूरी रात इसने रोते हुए गुजार दी थी ना रात का खाना याद था और ना ही सुबह हुए ये बाद भी कुछ खाना खाया था। वो अब इसको इस तरह अजियत देना चाहती थी, लेकिन वो मेजर था। इतनी आसानी से किसी के सामने घुटने टेकने वाला इंसान नहीं। दोपहर की धूप नरम पड़ चुकी थी। मेजर बुरहान हाथ में खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुआ। दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया और नज़र सामने बिस्तर पर बैठी फरीहा पर जा ठहरी। वो दीवार से टेक लगाए चुपचाप खला में देख रही थी।
चेहरे पर बेरंग सुकून, मगर आंखों के अंदर मुसलसल बगावत थी। रात से कुछ नहीं खाया तुमने? बुरहान ने धीमी मगर भारी आवाज में कहा। मुलाजमा बता रही थी तुमने नाश्ता भी वापस कर दिया। ये जिद कब तक चलेगी? तुम प्रेग्नेंट हो फरीहा, अपना नहीं तो अपनी औलाद का ख्याल रखो। वो साकित रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली, नहीं चाहिए मुझे कोई औलाद जिसका बाप धोखेबाज हो। इस बच्चे को रख कर क्या करूँगी? बुरहान के लब सख्त हुए। वो एक कदम आगे बढ़ा। तुम्हें मेरी बात तो सुननी चाहिए। मैंने जो किया इसकी वजह थी। वजह? वो तल्खी से हंसी। वजह ये थी कि तुम्हें मेरा दिल तोड़ने में लुत्फ आता है। मुझे अजियत देने के लिए ये सब किया तुमने। तुम्हें लगा मैं बर्दाश्त कर लूँगी। ये बात नहीं है। वो जब्त खो बैठा। मुझ पर दुश्मनों का हमला हुआ था। ऊपर से हुक्म आया था कि अपनी मौत का ड्रामा करो। ये सब एक मिशन का हिस्सा था। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम खतरे में आ जाती। मैं तुम्हें बचाना चाहता था फरीहा, वो तड़प कर बोली। और इस रात जब तुम चुपचाप मेरे करीब आए थे, जब तुम बोल भी सकते थे मगर बोले नहीं, तुमने मेरा यकीन मार दिया बुरहान। तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। मुझसे मैंने तुम्हें अजियत नहीं दी, मैंने फ़र्ज़ निभाया है। तुम नहीं जानती शहादत क्या होती है। ये कुर्बानी है, इज़्ज़त है, ईमान की इंतहा है। मैं मरा नहीं था, मगर अगर मरता तो फ़ख्र होता कि वतन के लिए मरा। और तुम इस इज़्ज़त को ताने में बदल रही हो। इज़्ज़त? वो फट पड़ी। मेरी इज़्ज़त का क्या? लोगों ने मुझे बेवा कहा, मैंने तुम्हारा सुहाग मनाया और तुम यहाँ मज़े से एक खेल खेल रहे थे। तुमने मेरे दिल को मिट्टी में बदल दिया। कमरे की फ़ज़ा घुटनज़दा हो गई। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर इसने कांपते हाथों से ट्रे को झटका दिया। प्लेटें ज़मीन पर गिरी, शोर गूंजा, सालन कालीन पर फैल गया था। बुरहान के चेहरे पर दुख और गुस्सा एक साथ उभरे। मैंने जो कहा वो सच था। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए सिर्फ नफ़रत रह गई है। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। वो उठा, चंद लम्हे से देखा, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ फरीहा ने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। सांस रुक रुक कर चल रही थी। कमरे में अब सिर्फ इसके आंसुओं की आवाज़ बाकी रह गई थी। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, फरीहा को अपने अल्फाजों पर पछतावा होने लगा था। शाम के आसमान पर सुर्खी माइल अंधेरा फैल रहा था। फरीहा ने खाना ख़त्म करके प्लेट किनारे रखी, मगर दिल का बोझ ज़रा भी कम नहीं हुआ था। इस बार जब मुलाजमा खाना लेकर आई तो इसने इनकार नहीं किया था। दिल में खलिश सी उठ रही थी। एहसास जुर्म जैसे अंदर ही अंदर इसे खा रहा था। बुरहान की बातें याद आ रही थीं। इसकी आंखों में छुपी वो तलखी, वो इसके अल्फाज, शहीद होना, इज्जत की बातें, मजाक नहीं। अब समझ में आ रहा था वो महज गुस्से में नहीं, दुख में बोल रहा था। चंद लम्हे वो यूं ही कुर्सी पर बैठी रही, फिर हिम्मत जमा की और उठ खड़ी हुई। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो मुलाजमा सामने आ गई थी। साहब कहाँ हैं? इसने धीरे से पूछा। मुलाजमा ने ज़रा झिझकते हुए सामने वाले कमरे की तरफ इशारा किया। फरीहा ने आहिस्ता सा सर हिलाया। इस सिमत बढ़ गई। कदमों की चाप नरम थी, मगर दिल की धड़कनें तेज। दरवाज़ा धकेला तो कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। वो एक लम्हे को ठटकी, फिर लाइट ऑन की। सामने सोफे पर बुरहान बैठा था, चुप, झुका हुआ, कंधों पर बोझ लिए। इसकी नज़रें ज़मीन पर जमी थीं। फरीहा के लब कपकपाए, मगर इसने कुछ नहीं कहा। चंद लम्हे बाद वो आहिस्ता से इसके करीब जा बैठी। दोनों के दरमियान खामोशी थी, भारी और तवील। फिर इसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर इसकी उंगलियों पर अपना हाथ रखा। मैं माफ़ी चाहती हूँ बुरहान, मैंने बहुत गलत बातें कही। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो साकित रहा, मगर नज़र उठाई नहीं। फरीहा थोड़ा करीब होकर मज़ीद बोली, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं, तुम्हारे एहसास को, तुम्हारी जिम्मेदारी को। मैंने बस अपने खौफ को सच मान लिया। तुम्हारे जाने के बाद मैं रोज़ मर रही थी। काश तुम एक लफ्ज़ कह देते, एक इशारा ही दे देते कि सब एक ड्रामा है, मैं खुद को जिंदा लाश बनाने से बच जाती। बुरहान ने आहिस्ता सांस ली। मैं चाहता था तुम्हें सब बता दूं, मगर कर नहीं सका। ये एक मंसूबा था फरीहा। दुश्मन हमारे पीछे थे। अगर तुम्हें कुछ कहता और तुम्हारे मुंह से ज़रा सा भी कुछ निकल जाता तो तुम खतरे में आ जाती। इसलिए सबसे छुपाना पड़ा। लेकिन उस रात इसकी आवाज़ टूट गई और उस रात तुम मेरे करीब आए। तुम बोल सकते थे, मगर चुप रहे। तुम्हें अंदाज़ा है मैंने वो लम्हा कैसे गुजारा? मुझे लगा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, किसी अजनबी ने मुझे दागदार कर दिया। ये सोच सोच कर मेरी जान निकल रही थी। वो धीरे से बोला, मैं इस वक्त खुद भी खौफज़दा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी आंखों में कमज़ोरी देखूं, इसलिए कुछ नहीं कहा। बस तुम्हारे करीब आकर यकीन चाहता था कि तुम अभी भी मेरा यकीन रखती हो। मगर मैं गलत था।
मैं तुम्हें दुख दे बैठा। फरिया के आंसू बह निकले। हम दोनों ही गलत थे शायद। मैंने भी तुम्हारा दर्द नहीं समझा। मैंने तुम्हें कसूरवार ठहराया, जबकि तुम खुद अपने फ़र्ज़ के बोझ में दबे हुए थे। कमरे में एक नरम सकूत छा गया। फिर बुरहान ने इसका हाथ मजबूती से थामा। अब बस, गिले शिकवे ख़त्म करो। जो हो गया वो मिटा नहीं सकते, मगर आगे बढ़ सकते हैं। तुम्हें अपना ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर अब तुम माँ बनने वाली हो। वो सर झुकाए मुस्कुरा दी। मुझे यकीन नहीं आता तुम अब भी मेरी फ़िक्र करते हो। मैं क्यों ना करूं? तुम मेरे हिस्से की ज़िंदगी हो फरीहा, और जो ज़िंदगी तुम्हारे अंदर पल रही है वो मेरा फ़ख्र है। बस वादा करो अब ख़ुद को कमज़ोर नहीं होने दोगी। वो खामोशी से उसके कंधे पर सर रख दी। कमरे में रोशनी नरम हो गई थी, जैसे अंधेरा खुद पीछे हट गया हो। कुछ देर दोनों ही बैठे रहे, साकित मगर मुतमईन। बाहर शाम रात में बदल रही थी, मगर अंदर एक नई सुबह जन्म ले चुकी थी। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। 7 महीने बाद रात के सन्नाटे में पूरा मेंशन पुरसकून था। पूरे ख़ानदान को बता दिया गया था कि वो रुखसत हो गई है और अब मेंशन में ही रह रही है। एक वलीमे की छोटी सी रस्म भी इन्होंने अदा की थी। सुन्नत अदा करना लाजिम है। बाहर हल्की हवा दरख्तों की शाखों को छू रही थी और अंदर लाउंज में वो सोफे पर बैठी थी, सफ़ेद नाइट गाउन में लिपटी, एक हाथ अपने उभरते पेट पर रखा हुआ था। इसके चेहरे पर हल्की थकन और आंखों में इंतज़ार के रंग थे। बुरहान को गए 15 दिन गुजर चुके थे। फ़ोन पर मुख्तसर बातें, बस इतना कि वो महफूज है, लेकिन दिल की खलिश बरकरार थी। लाउंज की दीवार पर लगी घड़ी ने 9 बजाए तो अचानक पूरी इमारत अंधेरे में डूब गई थी। वो चौंकी, दिल की धड़कन बेकाबू हुई थी। बानो, बानो कहाँ हो तुम? आवाज़ में कपकपाहट थी। इसके कदम कांपने लगे। इसने सोफे का सहारा लिया। अंधेरे में इसे लगा जैसे कोई साया आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब बढ़ रहा है। कौन है, कौन है वहाँ? वो बामुश्किल बोली। तभी रोशनी एक झमाके से वापस आई। सामने वही साया हकीकत बनकर खड़ा था। बुरहान फौजी वर्दी में, हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता लिए मुस्कुरा रहा था। इसके वजूद में जैसे जान लौट आई। बुरहान, इसके लब लड़से, आंखों से आंसू फैल गए थे। वो उठना चाहती थी मगर जिस्म भारी था। वो बामुश्किल सोफे के किनारे तक आई। बुरहान एक लम्हे में इसके पास पहुंचा, गुलदस्ता मेज़ पर रखा और इसे अपने बाजू में भर लिया। तुम्हें अंदाज़ा भी है मैंने तुम्हें कितना याद किया? वो इसके सीने से लगी रोती रही। बुरहान हल्का सा हंसा, मगर आंखों में नमी छुपाए ना छुपी। बस देख लो, सुना है कि मेरी बीवी नाराज़ है तो ड्यूटी से सीधा भाग आया। वो रूठे लहजे में बोली, ये भागने का तरीका था? तुम्हें पता है मैंने कितनी रातें जाकर गुजारी हैं? तुम्हारा कोई पैगाम नहीं, कोई तसल्ली नहीं। अब आते हो तो डरा कर। गलती मान ली मेरी। वो बोला, पर तुम्हें देखने की जल्दी थी। खुद से वादा किया था अगली बार आऊँगा तो अपने दोनों कीमती खजानों को देखूंगा, तुम्हें और हमारे बेटे को। ये कहकर इसने नरमी से हाथ इसके पेट पर रखा। मेरा छोटा शहजादा कैसा है? वो मुस्कुरा कर बोली, हम दोनों तुमसे बहुत नाराज़ हैं। तुम हमें हमेशा इंतज़ार करवाते हो। अब नहीं, इसने आहिस्ता कहा। छुट्टी लेकर आया हूँ, तुम्हारी डिलीवरी तक कहीं नहीं जाऊँगा। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, गोया सब फासले, सब शिकायतें तहरीर हो गई हों। फिर वो बोली, बुरहान, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर तुम शहीद हो जाते तो मैं ज़िंदा कैसे रहती? वो मुस्कुरा कर बोला, शहीद मरते नहीं फरीहा, वो बस दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। इनकी रूहें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। इनकी कुर्बानियों से ज़मीन का सुकून कायम है। अगर कभी ऐसा हुआ भी तो याद रखना, तुम्हारा शौहर इन गिनत लोगों की हिफाजत में होगा और तुम इसकी सबसे बड़ी फ़ख्र। इससे नम आँखों से कहा, मैं दुआ करती हूँ कि खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे और कभी तकदीर कुछ और लिख दे तो मैं तुम्हारी याद में नहीं टूटूंगी, तुम्हारे फ़ख्र में जीने की कोशिश करूँगी। बुरहान ने इसके माथे पर बोसा दिया। बस यही तो चाहता हूँ कि मेरी फरीहा मजबूत रहे, हमारी मोहब्बत को कमज़ोरी नहीं हिम्मत बनाए। लाउंज में रोशनी हल्की कर दी गई। बाहर चांद अपनी चांदनी बखेर रहा था। वो दोनों सोफे पर बैठे बातें करते रहे, आने वाले दिनों की, अपने बच्चे के नाम की, एक पुरसकून ज़िंदगी की। वक्त जैसे रुक गया था। शहीद वो नहीं जो मर जाते हैं, शहीद वो हैं जो कौम की सांसों में ज़िंदा रहते हैं। इनके लहू से वफ़ा की कहानियाँ लिखी जाती हैं और इनकी मोहब्बत हमेशा अमान बनकर दिलों में बस जाती है।